गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ओपन पाठशाला बाय रजनीकांत सर में। मेरा नाम रजनीकांत दीक्षित है और मैं डायरेक्टर हूँ फ्यूजन कोचिंग क्लासेस बांसवाड़ा राजस्थान में। यहाँ पर हम लोग नीट, IIT, JEE, KVPY और ओलंपियाड्स की तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा 9th से लगा करके 12th तक की प्री फाउंडेशन क्लासेस होती हैं जो कि आप ऑफलाइन मोड पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर से। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने चर्चा की थी लास्ट में किसकी, मिरर इक्वेशन की। ठीक है, तो मिरर इक्वेशन क्या होता है मैं एक बार फिर से आपको रिहाइड्रेट कर देता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ। मिरर इक्वेशन क्या होता है? मिरर इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ 1/f। इसके अलावा इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इनवर्स का जो एडिशन होता है वो फोकल लेंथ के इनवर्स के बराबर होता है। इनवर्स समझते हैं आप? इनवर्स मतलब 1/, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारे था जो हमने लास्ट में चर्चा की थी, लास्ट वीडियो में, मिरर इक्वेशन की। इस वीडियो को आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि लॉकडाउन में आपको घर बैठे वर्ल्ड क्लास एक स्टैंडर्ड लेवल की अच्छी पढ़ाई मिल सके। ठीक है, हम लोग इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे केस नंबर 3 की। देखो, कॉनकेव मिरर में जब अपन इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम लोगों के पास 6 केस होते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है ना। 6 केस इसलिए पढ़ने पड़ते हैं अपने को क्योंकि अपने को पता है कि कॉनकेव मिरर के अंदर भाई इमेज की प्रॉपर्टीज चेंज होती है। कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज की प्रॉपर्टीज चेंज होती है। कॉनकेव मिरर दोनों टाइप की इमेज बनाता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाता है। तो अब क्योंकि दोनों टाइप की इमेज बना रहा है, स्मॉलर इन साइज इमेज भी बना रहा है, सेम इन साइज इमेज भी बना रहा है और एनलार्ज्ड इमेज भी बना रहा है, तो उस केस में हमको अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है कॉनकेव मिरर में। तो कुल मिला के 6 प्रॉपर्टी आती है। तो हमने पहली 2 प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, जिसमें कहा था ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर था। ये पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली क्या, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहा था बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ऑब्जेक्ट जो था वो कहा था बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। दोनों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। हमने JEE नीट के लिए कुछ स्पेशल नोट्स भी लिखे दोनों प्रॉपर्टी में, ठीक है। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, नोट्स लिख भी सकते हैं, ओके। तो अभी हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं आज इस वीडियो में 3rd प्रॉपर्टी के बारे में या 3rd कंडीशन के बारे में। 3rd कंडीशन के बारे में अगर अपन बात करें यहाँ पर आगे, तो हम चर्चा करते हैं आज इस वीडियो में 3rd कंडीशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर की पूरी सीरीज आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये 3rd लेक्चर है मेरा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। लेक्चर 3 इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट इंफिनिटी। तब हमने देखा कि इमेज कहाँ बन जाती है, फोकस पर बन जाती है। कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, हाईली डायमेंशनड बनती है, पॉइंट साइज बनती है, ब्राइट बनती है, ठीक है ना। इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी के बराबर होती है, इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पर आज जो हमने पढ़ा वो ये था कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो
तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है उस टाइम पे इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनती है। कैसी बनती है? स्मॉलर इन साइज बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार फिर से हम इस लेक्चर में देख लेते हैं। सेकेंड केस को मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, क्योंकि लास्ट टाइम हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था उससे। ओके, तो यहाँ पर एक रे डायग्राम बना के हम लोग इमेज की प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रिवीजन है पुराने लेक्चर का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा है कॉनकेव मिरर। ओके, हम लोग यहाँ पर बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पास हो रहा है मिरर पे होल से। ओके, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है। पहली चीज, हमेशा कभी भी रे डायग्राम बनाना है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले ना बनाएं। क्यों ऐसा करना है? इसलिए ऐसा करना है कि यार देख, रे डायग्राम जो है वो हमेशा एग्जामिनर अगर कोई भी चेक करता है तो वो चेक करता है सफाई पर, सफाई के नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। रे डायग्राम पर कोई मेजर करने मापने में नहीं बैठता है कि आपने रे डायग्राम में कितने डिग्री से रिफ्लेक्ट किया, ऐसा वैसा कोई नहीं देखता, ठीक है। तो होता क्या है? होता ये है कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन खींची है, स्ट्रेट पास हो रही है, आपकी लाइन फोकस से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है कि नहीं पास हो रही है, पास हो रही है, दैट्स इट, और उसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके जाने दो, जिस पॉइंट पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस कर रही है उस पॉइंट पर फोकस आ जाएगा, सीधी बात, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते हैं हम। ये ऑब्जेक्ट है जो कि परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ए बी इसका नाम है ऑब्जेक्ट का। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो एम पॉइंट पर जाकर के मिरर को मिलती है, ठीक है ना। एम पॉइंट पर जाकर के मिरर को मिलती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस, ठीक है। इंटरसेक्ट करके आगे पास हो जाती है। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बात करते हैं दूसरी रे ऑफ लाइट की। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो मेरी जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैंने लास्ट टाइम क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे ऑफ लाइट के बारे में बात की थी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही अपन रे ऑफ लाइट को गुजारेंगे इस बार। तो ध्यान से देखिएगा, दूसरी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो मिरर पे गिरती है परपेंडिकुलर जाकर। मिरर पे क्या गिर रही है? परपेंडिकुलर गिर रही है। तो अब क्योंकि ये मिरर पे परपेंडिकुलर गिर रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जहां मिलेंगी, जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसी पॉइंट पर इमेज बनेगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसी पॉइंट पर इमेज बनेगी। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो इस पॉइंट पर बन रही है। दिखा, इस पॉइंट पर कैसी बन रही है? इस ऐसी बन रही है। उल्टा एरो बनाना है हमें इस पॉइंट पर, और इस इमेज का नाम है ए डैश बी डैश। इमेज कैसी है? इमेज कैसी है? इमेज है कैसी? इमेज है भाई रियल एंड इन्वर्टेड है इमेज। कैसी इमेज है? इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है ना। और कैसी दिख रही है? स्मॉलर इन साइज दिख रही है। स्मॉलर इन साइज दिख रही है। कैसे दिख रही है? स्मॉलर इन साइज दिख रही है, ठीक है ना। और कैसी दिख रही है? कहाँ पर है? लोकेशन कहाँ पर है? तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, समवेयर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सी एंड एफ लिख देता हूँ मैं इसमें, है ना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। ये तो हो गई तुम्हारी नॉर्मल बात, जो आप लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। इसके बाद अपन आ जाते हैं यहाँ पर नीट और जेईई कॉन्सेप्ट्स के लिए।
नीट और जेई कॉन्सेप्ट में तुझे याद रखना है कि u जो है वो v से अभी भी बड़ा है। उसके अलावा u जो है वो किससे बड़ा है, 2f से भी बड़ा है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि v जो है वो f से बड़ा है लेकिन 2f से छोटा है। v जो है वो f से बड़ा है लेकिन 2f से छोटा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है आपको, किसमें आएगी, नीट जेई में काम आती हैं ये सारी चीज़ें। इसको देख के आप डायरेक्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन के ऑप्शन से आंसर डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये चीज़ थी। इसके अलावा हमने मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन डिराइव की थी इसी केस से। अब आज के लेक्चर की तरफ अपन मुड़ते हैं तो अपन बात करते हैं थर्ड केस की, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, काम आएगा। थर्ड केस की चर्चा करते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कहता है, केस नंबर 3 ये कहता है भैया कि अगर मान ले ऑब्जेक्ट, देख ऑब्जेक्ट को अपन दूर से पास लेके आ रहे हैं, है ना। पहले अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, जब दिख ही नहीं रहा था अपने को। फिर ऑब्जेक्ट पास आते आते आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। उस टाइम जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बहुत छोटी थी, पॉइंट साइज, लेकिन जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया इमेज बड़ी हुई। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आया तो इमेज बड़ी हुई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, इमेज और बड़ी होगी। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाएगा, इमेज और बड़ी होगी। फिर फोकस पे जाएगा, इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी। और फोकस से क्लोजर जाएगा तो इमेज इरेक्ट और वर्चुअल हो जाएगी। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट याद आता है। क्या कंसेप्ट याद आता है कि as soon as the object comes nearer to the mirror, the image moves away from the mirror, है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है इमेज मैग्नीफाई होती जाती है और मिरर से दूर जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हालांकि अपन इसमें चर्चा करेंगे, लिखा दूंगा मैं ये सारी चीज़ें, बट देन फिर भी अगर याद रहे तो बेहतर होगा। तो हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है ना। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लिसन, ये हमारा कॉनकेव मिरर है ना। कॉनकेव मिरर कर्व्ड इनवर्ड होता है। कॉनकेव मिरर कटोरे जैसा होता है, ये अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है ना, कॉनकेव, केव जैसा होता है, इसलिए इसे कॉनकेव कहते हैं। ये आ गया भैया हमारा होल। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन आपको दिख ही रही है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है यहाँ पर, कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम उसको सीधा बना लेंगे, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाऊं या ऑब्जेक्ट। तो तुम बोलोगे सर पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दो। मैं बोलूँगा नहीं, पहले क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये बना लिया भैया ऑब्जेक्ट, ओके। ए बी नाम है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। तो ये बना फोकस, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन पोल, ठीक है, विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मैनर, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया डायग्राम मेरा, बट देन कोई बात नहीं, मैं उसको सीधा कर लूँगा। हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर आकर के दोनों रेज ऑफ लाइट मिल रही हैं हमारी, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट। तो जिस पॉइंट पर मिल रही है उस पॉइंट पर इमेज बन जाएगी। ये रही इमेज, जिसका नाम है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज में एक बात आती है, ध्यान से सुनना भैया, ये तुम्हारी इमेज है और ये ऑब्जेक्ट था,
ठीक है, क्या क्या याद रखना है? इमेज कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? तो भैया रियल एंड इन्वर्टेड होती है, ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। साइज में कैसी होती है पूछा जाए तो सेम इन साइज होती है। अब जो इमेज हो गई वो ऑब्जेक्ट के साइज में सेम हो गई, ठीक है। कहाँ होती है? तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इमेज भी कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, लेकिन दोनों के प्लेन जो हैं वो अलग अलग हैं। ऑब्जेक्ट का प्लेन ऊपर वाला है, इमेज का प्लेन नीचे वाला है। दोनों के जो कार्शन प्लेन है, कार्शन, रेने डिकार्टस के नाम पर कार्शन प्लेन का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। रेने डिकार्टस नाम का एक आदमी था जो कि बहुत आलसी हुआ करता था, ऐसा कहते हैं उसके बारे में। तो एक बार वो रात में सो रहा था अपने बेड पर, है ना, ऊपर ऐसे आसमान की तरफ देख रहा था तो उधर एक मक्खी उड़ रही थी। तो उसने सीलिंग पे उस मक्खी की पोजीशन डिफाइन करने के लिए, डिराइव करने के लिए, उस पोजीशन को बनाने के लिए उसने क्या किया कि उस पूरे छत की सीलिंग को कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया। समझते हो ना, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे, और इस तरह से उसने मक्खी की पोजीशन निकाली, ठीक है। तो उस टाइम उस कंसेप्ट को माना गया क्या? कार्शन प्लेन कंसेप्ट। रेने डिकार्टस के नाम पर उसको कार्शन प्लेन कंसेप्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में उसके बारे में। जुड़े रहिएगा चैनल से। तो इमेज यहाँ पर बात करते हैं बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट भी कहाँ था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। भैया इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, सेम इन साइज बन रही है, ठीक है ना। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो तुझे एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि ये तो तुम्हारा था नॉर्मल, जो कि तुमको आना चाहिए। अब यहाँ पर आती है बात इसकी, जेईई और नीट की, कि वहाँ पर तुमको क्या आना चाहिए। बेसिक फाउंडेशन कोर्स में तुमको इसके अलावा क्या आना चाहिए? देखो, जितने भी चैनल्स तुम देखोगे यूट्यूब पर, वो तुम्हें ये तो बताएगा लेकिन ये नहीं बताएगा। क्योंकि मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं तो जितनी भी कोचिंग्स की इनकम होती है वो ज़्यादा पढ़ने से होती है, और यूट्यूब पर सिर्फ आपको सैंपल ही मिलेंगे वीडियो के। ये पहला ऐसा मेरा चैनल है जिसमें जितना क्लासरूम में मैं बताता हूँ उतना का उतना पूरा यहाँ पर भी बताता हूँ। तो कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा, पूरा पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। इसलिए आई टेल यू टू सब्सक्राइब द चैनल। आईआईटी जेईई नीट में क्या बताया जाता है भाई इसमें, इस टॉपिक से, कि भैया यहाँ पर u जो है वो v के बराबर होता है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज भी से कहाँ पर बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर किसके हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर के। और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ एफ के, ठीक है। हालांकि प्लेन अलग अलग होता है ना, प्लेन अलग अलग होता है। ऑब्जेक्ट का प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला है और इमेज का प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला है। तो दोनों के प्लेन्स अलग अलग होते हैं। ओके, क्लियर बात है। तो ये तुमको बात ध्यान रखनी है इधर, है ना, याद रखनी है इस कंसेप्ट के लिए। ओके, यहाँ पर एक चर्चा और कर लेते हैं, छोटी सी चर्चा यहाँ पर और करते हैं इसी से रिलेटेड, कि भाई मिरर इक्वेशन में अपन कैसे इस रिलेशनशिप को रख करके क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं, मिरर इक्वेशन अपने को पता है भी क्या होता है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, या 1/v प्लस 1/u लिख ले, बात एक ही है। ओके, अब इसमें क्या करना है? पुट v इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू 2f, ठीक है। v इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू 2f इज इक्वल्स टू r, ये हमने रखना है इसमें। u बराबर v बराबर 2f बराबर r। तो अब क्या रखेंगे? तो आप u और v दोनों की जगह क्या रख दोगे? r रख दोगे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r, है ना। अब भाई एलसीएम यहाँ पर आ जाता है। एलसीएम किसका? एलसीएम RHS साइड का एलसीएम कितना आएगा बताएं? एलसीएम 1 प्लस 1/f तो LHS में था ही। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 2/r, या r इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना?
टू एफ। ये आप इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है वो प्रूफ कर सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ प्रूफ कर सकते हैं इस तरह से हम लोग, ठीक है। तो ये तुम्हारा थर्ड केस था, ऑब्जेक्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम फोर्थ केस की बात करते हैं, इसके आगे की तरफ चलते हुए फोर्थ केस की बात करते हैं। केस नंबर 4 में क्या होगा? शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। केस नंबर 4 में क्या होगा? तो नंबर 4, अब देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है इमेज बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है इमेज बड़ी होती जा रही है। केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। भैया ये हो गया कॉनकेव मिरर, ओके ठीक है, अच्छी ड्राइंग है। ये आ जाएगा तुम्हारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर है पोल। ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका नाम क्या है? वही ए बी। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। जैसा मुझे रटा हुआ है वैसा ही तुम्हें भी रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ओके चलो भैया दूसरी केस। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। पास हो गई, फोकस से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फोकस है, ये रहा, बना दिया। ओके सेकेंड थिंग क्या कहता हूँ? रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम पोल। रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। प्रिंसिपल पोल से फोकस जितना दूर होता है उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दूर होता है। दूसरी चीज क्या है? तो दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ पर मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद, जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर से हम क्या करेंगे? इमेज ड्रॉ कर देंगे। तो ये ए डैश बी डैश हमारी इमेज है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए डैश बी डैश क्या है? इमेज है और ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मैं यहाँ चर्चा करूँ इस डायग्राम में, तो इमेज एज यूजुअल रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। देखो अगर रिफ्लेक्टेड रेज, राज की बात बताता हूँ, बहुत काम की है, ठीक है ना। यहाँ पर राज की बात ध्यान रखना, राज की बात अगर हिंदी में ही लिखो क्योंकि राज की बातें हिंदी में समझ में आती हैं, ठीक है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज अपने आप को मिले, है ना, जैसा कि मैं इनको खींचता जा रहा हूँ सीधे सीधे, ये अपने आप मिल जाती है, ठीक है ना, अपने आप मिले तो इमेज रियल। तब तो इमेज क्या है? रियल है। और रियल हो गई तो इन्वर्टेड उसका भाई है, अपने आप आ जाएगा, है ना। ओके ये तो पहली राज की बात थी। दूसरी राज की बात, अगर रिफ्लेक्टेड रेज अपने आप ना मिले, जबरदस्ती मिलाना। अब जबरदस्ती कैसे मिलाएंगे? जबरदस्ती मिलाएंगे, पीछे ले जा रहे हैं, डैश डैश करके बढ़ा रहे हैं, इधर उधर कुछ व्यवस्था जुगाड़ करके जबरदस्ती मिला रहे हैं, ठीक है ना। अगर रिफ्लेक्टेड रेज अपने आप ना मिले, जबरदस्ती मिलाना पड़े तो तेरे वर्चुअल इमेज, तो कौन सी इमेज बनेगी?
वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जहाँ बनी वहाँ पर इरेक्ट तो अपने आप फ्री स्कीम में आता है, साबुन के साथ शैम्पू फ्री, जैसे वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री, ठीक है ना, और रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है ये, क्योंकि इसमें रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आपने आगे बढ़ाई, वो अपने आप कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है ना। ओके, इमेज की स्थिति क्या है, एनलार्ज्ड हो जाती है यहाँ पर इमेज, यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई। देखिए ये पहला ऐसा केस है जिसमें इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाती है। तो इमेज ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है, एनलार्ज है, इसका मतलब क्या कहेंगे अपन, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। एनलार्ज्ड है इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तीसरी बात क्या करते हैं, तीसरी बात ये करते हैं कि कहाँ लोकेटेड है, तो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ है। ओके, तो ये तो तुम्हारी हो गई चर्चा यहाँ तक की। अब अगर इसको मैं आगे और ज्यादा एक्सटेंड करूं तो मैं ये बोलूंगा कि ये पहला ऐसा केस है जहां पर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज्यादा है। पहला ऐसा केस है जहां पर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि इमेज डिस्टेंस यहाँ पर r से भी ज्यादा है, r से भी ज्यादा है। तीसरी बात क्या है, इमेज डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से भी ज्यादा है। तो इमेज डिस्टेंस अगर तेरे को बोल दिया कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से, मान ले अगर क्वेश्चन आता है कि भैया एक 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले ऑब्जेक्ट पर जो इमेज बनती है वो एनलार्ज्ड बनती है, तो अपने को ये समझ जाना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। ओके, ध्यान से सुन लेना आप मेरा, v इज ग्रेटर देन 2f है, u is less than 2f but then u is greater than f, ठीक है। u जो है वो f से बड़ा है, फोकल लेंथ से बड़ा है, लेकिन 2f से छोटा है। यानी ऑब्जेक्ट की हमेशा डिस्टेंस, मान ले अगर तेरे को 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक मिरर है, ठीक है ना, मिरर है जिसमें ये कहा जाता है कि इमेज 35 सेंटीमीटर पे बन रही है, कितनी सेंटीमीटर पे, 35 सेंटीमीटर। तो तुझे याद रख लेना है कि भैया 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का मिरर था, तो ट्वाइस ऑफ फोकस कितना हो गया, 30, और इमेज कहाँ बन रही है, 35 पे, मतलब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। तो ऑब्जेक्ट का आंसर कितना आएगा बता, ऑब्जेक्ट का आंसर आएगा 15 और 30 के बीच में। तो फट से जो ऑप्शन 15 और 30 के बीच में आया उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, समझे, ठीक है ना। तो ये तरीका है तुम्हारा कि तुम अपना टाइम कंपटीशन में बचा सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। और नीट में तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस लल्लू आते हैं, इजी क्वेश्चंस इसको करते। ओके, ठीक है। तो ये फोर्थ केस था, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब अपन फिफ्थ केस की चर्चा करते हैं आगे, फिफ्थ केस की चर्चा अपन करते हैं। केस नंबर 5 आ जाता है हमारे पास। केस नंबर 5 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पर है, अब फोकस पर, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पर, एफ लिख दिया मैंने फोकस के लिए, ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पर। तो वही सेम है, ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आ गया तुम्हारा पोल। ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ फोकस पर खड़ा हुआ है, इसका नाम है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। ऑब्जेक्ट स्वयं फोकस पे खड़ा हुआ है, तो रे ऑफ लाइट भी कहाँ से गुजरेगी भैया, फोकस, ठीक है। ओके, ये रहेगी रे ऑफ लाइट जो फोकस से गुजरेगी। दूसरी चीज यहाँ पर था तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे मुझे कोई मतलब अभी फिलहाल नहीं है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो कि गिर रही है पोल पर, पोल से टकरा करके ये रे ऑफ लाइट सारे नियमों को फॉलो करती है, ठीक है ना। और यहाँ पर बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट बिकम पैरेलल।
द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट बिकम पैरेलल। बताओ भैया, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट बिकम पैरेलल, तो पैरेलल रेज की क्या प्रॉपर्टी होती है? पैरेलल रेज कभी नहीं मिलती, पहली बात, ठीक है ना, कभी नहीं मिलती। तो मैंने देखो क्या बताया कि रेज ऑफ लाइट कहीं मिलेगी वहाँ इमेज बनेगी। अब ये कभी नहीं मिलती मतलब इमेज कभी नहीं बनेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है ना। बोथ रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट बिकम पैरेलल एंड डू नॉट मीट। यहाँ पर ये लाइन मैं अपने आप एड कर देता हूँ, एंड डू नॉट मीट। बट देन मुझे ये याद होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली द इमेज फॉर्म्स। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? इमेज बनती है, बट प्रैक्टिकली द इमेज फॉर्म्स। क्योंकि प्रैक्टिकली इमेज बनती है तो मुझे एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर प्रैक्टिकली बन रही है, थ्योरी में आप उसको नहीं बना पा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? अब बता दो मुझे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज का बनी? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज का बनेगी? इन्फिनिटी पे, सीधी बात, ठीक है ना। तो इमेज इज कंसिडर्ड टू बी, कंसिडर्ड है ना, माना जाता है। इमेज इज कंसिडर्ड टू बी फॉर्म्ड एट infinity. इमेज इज कंसिडर्ड टू बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अंडरलाइन कर दिया है, याद रहना चाहिए आपको। इमेज कहाँ बनती है? इंफिनिटी पे बनती है। कैसी बनती है? इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड बनती है। और यहाँ पर मानते हैं अपन कि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, क्योंकि ना आगे मिल रही है रेज ऑफ लाइट, ना पीछे मिल रही है। पीछे मिले तो मैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मिल ही नहीं रही है तो मैं तो आगे रियल एंड इन्वर्टेड ही बोल रहा हूँ। कैसी बनती है? आउट ऑफ एपर्चर, यानी कि मिरर की कैपेसिटी से बाहर बनती है, आउट ऑफ एपर्चर बनती है। अगर मैं जेई कॉर्नर की यहाँ पर बात कर लूँ तो मेरे पास इस समय u जो है वो फोकल लेंथ के बराबर है, इमेज जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है। ओके, u जो है वो फोकल लेंथ के बराबर है, इमेज जो है वो किसके बराबर है? इन्फिनिटी के बराबर है। और इमेज बहुत ज़्यादा इमेज डिस्टेंस बढ़ी जाती है किससे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। तो ये जेई कॉर्नर है, याद रख सकते हैं हम इसको आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई अपने को कि पहले ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से चला तो इमेज बहुत छोटी थी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोजर आ रहा है मिरर के, इमेज बड़ी होती जाती है। ओके, लास्ट केस है अपना कॉनकेव मिरर का, क्लियर कर लेते हैं उसको इसी लेक्चर में, 5th 6th केस। ओके, आगे बढ़ते हैं 6th केस में। अच्छा, उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज और करके बता देता हूँ, शायद कभी काम आ जाए, है ना। यहाँ पर u तुम्हारे क्या था? फोकल लेंथ के बराबर, v क्या था? इन्फिनिटी के बराबर। अच्छा, पुट इट इन मिरर इक्वेशन, पुट दीज वैल्यूज, ये उसी केस में है ना, ऑब्जेक्ट एट फोकस वाले में, दीज वैल्यूज इन मिरर इक्वेशन, पुट दीज वैल्यूज इन मिरर इक्वेशन। इन वैल्यूज को हमें किस में रखना है भैया? मिरर इक्वेशन में रखना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, v इन्फिनिटी है, u f है, बढ़िया है। 1/f प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/infinity प्लस 1/f। नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/u। ओके, क्लियर बात। अच्छा, मैंने v को इन्फिनिटी रखा है और उससे u इज इक्वल्स टू f आएगा मेरे पास। v को इन्फिनिटी रखा है, u इज इक्वल्स टू f आएगा। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/infinity। देख, 1/0 बराबर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो 1/infinity बराबर क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो ध्यान रख, ये 0 है, ये 1/u है। तो यहाँ पर क्या आया? 1/f इज इक्वल्स टू 1/u। 1 ने 1 को मार डाला तो u इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? f बचेगा। आया ना? ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। अपन मिरर फॉर्मूला में रख करके छोटे मोटे बदलाव करके ला सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अब बात करते हैं हम छठे और अंतिम केस की, जो कि कॉनकेव मिरर में लास्ट केस हम लोग पढ़ते हैं, 6th और अंतिम केस है।
कॉनकेव मिरर। इसके बाद दो चार राज की बातें करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट केस है कॉनकेव मिरर के लिए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। अच्छा, इसको प्यार से कभी कभी ये भी बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन फोकस, ठीक है ना। तो वो वाली भाषा भी आपको समझ में आनी चाहिए। प्यार से कभी कभी इसको ये भी बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन फोकस, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। तो भैया ये पोल था, ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ रखा हुआ है, ए बी इसका नाम है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ये इसका नाम है ऑब्जेक्ट का। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि एम पर टकरा रही है मिरर को, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, ये रहा फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। दूसरी रे ऑफ लाइट जो अपन गिराते हैं भाई साहब किस पर, पोल पर। अपन गिराते हैं इस रेज ऑफ लाइट को भाई साहब किस पे, पोल पे। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है भाया, ये रिफ्लेक्ट हो गई है। ओके, तो यहाँ पर देखें तो यार मेन इधर साइड में तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर जा रही है ना। रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट ऑन एक्सटेंडिंग बैकवर्ड, ऑन एक्सटेंडिंग बैकवर्ड दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पर तुम देखो कि यार यहाँ पर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा का मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट सीधे सीधे मिल नहीं रही है, तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ओके, जब मैंने उंगली टेढ़ी की तो क्या हुआ कि मैं इसको पीछे लेके गया, जा भाई पीछे जा, इसको मिटा देते हैं, अच्छा थोड़ा सा, जा भाई पीछे जा, पीछे जा, इसको पीछे लेके गया। अब मैंने क्या किया कि भैया ये दूसरी वाली जो रे है इसको भी मैंने क्या करा, जा भैया तुम भी पीछे जा, इसको भी पीछे लेके गया। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा मुझे कि दोनों रेज ऑफ लाइट पीछे बढ़ने पर एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। जिस पॉइंट पर ये रेज ऑफ लाइट मिलती है मैं कंसिडर करता हूँ कि वही इमेज बनती है। तो इस इमेज का नाम है ए डैश बी डैश, ये तुम्हारी इमेज होगी। ओके, अब क्योंकि द इमेज इज कंसिडर्ड, यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, द इमेज इज कंसिडर्ड टू बी फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो इमेज कैसी है, ये ऐसा पहला और आखिरी केस है कॉनकेव मिरर के अंदर, ये ऐसा पहला और आखिरी केस है जिसमें आपको याद रखना है कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, याद रखना ये ऐसा पहला और आखिरी केस होता है कॉनकेव मिरर में जिसमें इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। हाईली एनलार्ज्ड बनती है, बड़ी बनती है काफी, एनलार्ज्ड, प्यार से अपन इसे मैग्नीफाइड भी बोलते हैं, मैग्नीफाइड। ओके, हाईली एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। अच्छा, कहाँ पर होगी, तो लोकेटेड बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, located behind the reflecting
सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ होती है, लोकेटेड बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है वो यहाँ पर फोकल लेंथ से कम होती है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फोकल लेंथ से कम होती है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। क्लियर बात है? तो ये तुम्हारा लास्ट केस हुआ, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये सारा डायग्राम है। तो ये 6 केस थे, एक बार फटाफट रिवाइव कर देते हैं। 6 के 6 केस में जब ऑब्जेक्ट बताया इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ थी? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट आया बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कहाँ आई? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जब ऑब्जेक्ट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज कहाँ आई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब ऑब्जेक्ट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो इमेज कहाँ आई? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। जब ऑब्जेक्ट आया फोकस पे तो इमेज कहाँ गई? इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट आया पोल और फोकस के बीच में तो इमेज कहाँ गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे जाके छुप गई। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है क्या? तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं काम की बात, ठीक है, जो हमें एक्चुअली फिजिक्स समझाना चाहती है। अब ये रटने का नहीं है यार, ये देखो ये पूरा समझने का गेम है, रटने का नहीं है। रटोगे तो तुम्हें लगेगा इतना पढ़ना पड़ रहा है, इतना पढ़ना पड़ रहा है। एक्चुअली अपने को फिजिक्स क्या समझाना चाहती है? एक्चुअली अपने को फिजिक्स ये समझाना चाहती है, जो काम की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो क्या समझाना चाहती है? पहली चीज, एज द ऑब्जेक्ट कम क्लोजर टू द मिरर द साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेज। एज द ऑब्जेक्ट कम क्लोजर टू द mirror the size of image increase। इमेज की साइज कैसे हो जाती है? इंक्रीज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है इमेज की साइज इंक्रीज हो जाती है। दूसरा क्या समझाना चाहता है? एज द ऑब्जेक्ट कम क्लोजर टू द मिरर इमेज गोज अवे फ्रॉम द मिरर। एज द ऑब्जेक्ट कम closer to mirror the image goes away from the mirror। इमेज जो है वो मिरर से कहाँ जाएगी? दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द मिरर। तीसरी बात क्या समझाना चाहता है? तीसरी बात ये समझाना चाहता है कि एज द ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर देन फोकस the image hides the image formed behind the reflecting surface। as the object come closer than focus the image forms behind the reflecting surface। the image forms behind the reflecting surface। the image forms behind the reflecting surface। तो ये 3 चीजें तुम्हारे काम की बात है। एक्चुअली उन 6 केसेस में तुमको भाई यही 3 चीजें सिखाई गई है ना। अगर मैं पूरी कहानी का सार बोलूँ ना तो पूरी कहानी का सार यही 3 चीजें हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जाता है इमेज की साइज बढ़ेगी। दूसरा चीज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा इमेज मिरर से दूर जाएगी। तीसरी चीज, जैसे जैसे अगर ऑब्जेक्ट फोकस से भी ज़्यादा पास हो जाता है तो इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे छुप जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इमेज ऑब्जेक्ट की कट्टर दुश्मन। जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वहाँ इमेज नहीं होगी। समझ में आ गई बात है ना? अगर इमेज पास आ रहा है तो ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, दूर होना चाहिए, और अगर इमेज दूर है तो ऑब्जेक्ट पास होना चाहिए। क्लियर बात है? ठीक है, ओके। बाकी तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को और ज़्यादा नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।